ये बहुत कार्तिक इम्पोर्टेंट सेंटर है रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। जाट बहुल इलाके, सबसे ज़्यादा जाट जो हैं वो इसी लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। लादे लादे जाट बीजेपी से नाराज हैं। हाँ देखिए, जाट एक मोनोलिथ नहीं है। हाँ जाटों में भी अलग तरह के जाट अलग अलग ज्योग्राफी में हैं। वैसे भी यहाँ के जो लोग हैं बीजेपी को सपोर्ट इतना नहीं करते हैं, फिर भी जब आरएलडी और उनका दोनों का गठजोड़ हुआ है तो इस बार वोट प्रतिशत बढ़ने के आसार हैं। कि मेरे फलाने उस क्षेत्र में ये समस्या है, इसको होना चाहिए। वो ये नहीं कहते होना चाहिए, बिल्कुल खड़े होकर बोलते हैं। और अब एक की जगह दो विधायक हो गए हमारे क्षेत्र में। पिछले कुछ सालों में मथुरा में क्या प्रगति होते हुए देखी है या कोई बदलाव देखा है आपने? तो धारा 370 हटाई और ये हमारे जब जो वाला फैसला किया, और तीसरा इसका चल रहा है, अब चौथा इसका नंबर आने वाला जन्मभूमि का, मोदी जी के राज में, और इन्हीं के राज में ही होगा। वो हेमा मालिनी नहीं, वो तो मोदी के नाम पे चल रहा है। सब बीजेपी को कोई वोट नहीं दे रहा है, वो तो मोदी जी को वोट दे रही है। बाकी यहाँ के विकास की बहुत ज़रूरत है और जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसकी भी बहुत ज़रूरत है, व्यवस्था की। नमस्कार, इलेक्शन यात्रा में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं कार्तिकेय बत्रा और अब हम 2024 के चुनाव से पहले इलेक्शन यात्रा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग इलाके उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है। वोट डालने वाले दिन ये तो पूछ नहीं सकते कार्तिकेय उनसे कि वो वोट किसको देंगे, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है इसको वो एक जानने। सेंटेंस में बोल दूं? हाँ बोलिए। संकेत के साथ हम लोगों के से संकेत लेंगे हाँ कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा अपने आप को एंजॉय भी करेंगे। अभी सुबह हुई है, हम मथुरा के रास्ते में हैं, जो प्रथम अध्याय है इलेक्शन यात्रा का। अपनी गाड़ी में लदेंगे, मथुरा जाएंगे और मथुरा और इसके आसपास के इलाके में एक सेंस लेने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या समझते हैं। ये बहुत कार्तिक इम्पोर्टेंट सेंटर है रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। जाट बहुल इलाके, सबसे ज़्यादा जाट जो हैं वो इसी लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं? ब्रिज भूमि है, ब्रिज भूमि है, कृष्ण भगवान की भूमि। कांग्रेस ये सीट लड़ेगी हाँ। गठबंधन की तरफ से, एटलीस्ट जो अभी तक अनाउंसमेंट हुई है। इस इलाके में एनडीए की तरफ से आरएलडी का क्या रोल होगा, ये भी बहुत अहम होगा। तो बहुत ही लेगेसी सीट इसको आप मान सकते हैं। और दिल्ली से क्योंकि काफी नजदीक है, इसलिए और भी इंटरेस्ट इसमें बढ़ जाता है। तो कोशिश आज ये करेंगे कि मथुरा में रहते हुए पूरे वेस्टर्न यूपी की एक होलिस्टिक बात करें, लेकिन एक्शन ग्राउंड जो आज होगा वो मथुरा होगा। तो शुरू करें फिर, बोले एक बार राधे राधे। मथुरा में तो यही बोला जाता है। हाँ? आइए चलते हैं, आइए प्लीज कम। थैंक यू। तो कार्तिकेय मथुरा की ओर जा रहे हैं हम लोग और ये वेस्टर्न यूपी वाला एरिया बहुत इंटरेस्टिंग है। कितनी सीटें होती हैं इसमें? आई थिंक यू ओपन अ मैप आल्सो। इसमें वेस्टर्न यूपी को मैंने ब्रज प्लस रोहिलखंड मतलब बना के डाला है। तो ब्रज जिस तरफ हम जा रहे हैं वो है, ये तो ब्रिज भूमि है। हाँ। साउथ और साउथ वेस्ट रोहिलखंड का इलाका जो ऊपर उत्तराखंड की तरफ लगता है, उसमें आपका बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर ये सब आएगा। बट आज हम जिस तरफ जा रहे हैं उसको ब्रज बोलेंगे। बट अगर कंबाइन कर देंगे तो देखिए, हर बंदे की अपनी डेफिनेशन अलग अलग होती है। 20 से 25 सीटें मान के चलिए आप इस इलाके में। और इसके अलावा 3 और हिस्से हैं। ये वाला पूरा ये पूरा जो बैग, ये रोहिलखंड हो गया, ऊपर का जो इलाका है, ये ब्रज हो गया। हाँ बिल्कुल। और इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं कि पिछली बार बीजेपी की जो डोमिनेशन थी वो इस इलाके में रही थी 2019 का अगर मैं बात करूं, इसमें एक डिफरेंस है। अगर आप नॉर्थ से शुरू करते हैं ना इस इलाके के, तो वहाँ माइनॉरिटी की संख्या और एससी की संख्या बहुत भारी हो जाती है, बहुत डिसाइसिव कॉम्बिनेशन हो जाता है। जैसे जैसे आप साउथ आते जाते हैं तो माइनॉरिटी पॉपुलेशन कम होती जाती है, लेकिन जाटों की संख्या थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ी ये गुर्जर की संख्या बढ़ जाती है, त्यागी की संख्या बढ़ जाती है। आप अलीगढ़ साइड जाएंगे
तो वहाँ लोध की संख्या बढ़ जाएगी। अभी क्रॉस किया हम लोगों ने अलीगढ़। बिल्कुल। तो अब 2019 का अगर आप मैप देखो, जो विक्ट्री हाँ। मतलब किसने जीता, ये आप देखिए देखा ना? पूरा डिफरेंस देखिए, दो बहुत अलग अलग हिस्से ऐसे लग रहे हैं। जहाँ नॉर्थ में वो जो आपको मैंने बताया एससी मुस्लिम कॉम्बिनेशन की बदौलत मोस्टली एसपी बीएसपी गठबंधन ने बहुत अच्छा किया था नॉर्थ और वेस्टर्न यूपी में। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो अन्य जो समुदाय हैं वो ज्यादा बीजेपी को चले गए। एग्जैक्टली। 2022 में एक आखिरी बात संकेत की एक बहुत बड़ी बात फैली थी कि जाट बीजेपी से नाराज हैं। देखिए जाट एक मोनोलिथ नहीं है। जाटों में भी अलग तरह के जाट अलग अलग ज्योग्राफी में है। करेक्ट। जो ये उत्तर का जाट है ना, इसको आप बोलेंगे गन्ना बेल्ट का जाट, और जो ये दक्षिण में है वेस्टर्न यूपी के, इसको बोलेंगे आलू बेल्ट का जाट। समझ गया। तो जो गन्ना बेल्ट का जाट था वो तो गया आरएलडी और सपा की तरफ काफी हद तक, लेकिन जो आलू बेल्ट का जाट था वो बीजेपी की तरफ ही गया 2022 में भी। हालांकि ये मैप 19 का मैं दिखा रहा हूँ, बट मैं 22 के असेंबली, क्योंकि उस समय किसान आंदोलन चल रहा था या खत्म हुआ था, तो ये भी समझना अहम होगा जब हम जाएंगे फील्ड में कि जाटों में भी एक तरह का एक सेग्रीगेशन है डिपेंडिंग ऑन द एरिया। तो एक काम करते हैं, वृंदावन और मथुरा जाने से पहले एक बार मैं भी एक मैप खोल लेता हूँ। जब आपने 2 मैप खोले हैं, एक मैं भी खोल लेता हूँ। एक जगह है मथुरा और वृंदावन इलाके में बाजना, और ये जाट बहुल क्षेत्र है। तो मैं मैप में जरा, ये रहा, यहाँ चलते हैं। चलिए, ठीक है ना। ये यहाँ से करीब 1 घंटा दूर है और हमको एक आइडिया मिल जाएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जरा जाट डोमिनेटेड विलेजेस जो हैं उनका एक देखते हैं कि वहाँ क्या माहौल है, क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थितियां हैं, लोग क्या बोलते हैं, और फिर मथुरा शहर के अंदर जाएंगे। बिल्कुल। चलिए। संकेत भाई कहाँ लेके जा रहे हैं? पारसोली गांव। पारसोली गांव, जिला मथुरा, तहसील का नाम है माट। और इस गांव की जो बनावट है, तकरीबन इस गांव में अगर हम देखें जनसंख्या के हिसाब से 5000 के करीब लोग होंगे। इसमें 10% एससी पॉपुलेशन है। और जैसा कि हमारे मित्र बता रहे हैं हमें कि ये एक जाट बहुल गांव है। तो एक भ्रांति है लोगों के मन में कि जाट एक मोनोलिथ की तरह वोट करता है, कि सारे जाट एक तरफ। हाँ जी। ऐसा होता नहीं। लेकिन 2022 में अगर आपने देखा हो तो जो उत्तरी रीजन का जाट था वेस्टर्न यूपी में, बागपत हो गया, ऊपर सहारनपुर जो एरिया है पूरा, बागपत आप ले लीजिए, आप मेरठ ले लीजिए, वहां के जाट वोटर ने एक अलग तरीके से वोट किया। और जो दक्षिण पार्ट है वेस्टर्न यूपी का, जिसमें मथुरा है, अलीगढ़ है, एक्सेट्रा, वहां के जाट वोटर ने एक अलग तरीके से वोट किया। और उस जाट वोटर ने बीजेपी को डिच नहीं किया। लेकिन जो ऊपर का, जो बागपत के इलाके का जो एरिया है, वहां का जो जाट वोटर है, जो गन्ना बेल्ट जिसको हम कहेंगे, वहां का वोटर कहीं ना कहीं ज्यादा नाराज दिखा बीजेपी से, तो वो आरएलडी सपा की तरफ गया। तो आज हम जिस इलाके में हैं, वो जाट इलाका है जो बीजेपी को डिच जिसने नहीं किया 2022 में। तो लेकिन अब जो गठबंधन हुआ है आरएलडी और बीजेपी का, तो क्या वो बीजेपी को और ज्यादा फायदा देगा? बिल्कुल मिल सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अभी हम नौझील है ये जगह, और पारसोली गांव है, जैसे कि शायद दिखाएगा पीछे वो बोर्ड लगा है, ग्राम पंचायत पारसोली नौझील। और हम लोग बैठे हैं, और क्योंकि ये जाट बहुल इलाका है तो कुछ लोगों से, यहाँ पर इस गांव के लोगों से हम बात करेंगे ये जानने के लिए कि उनके मन में क्या है। जैसे कि गाड़ी में भी हम लोग बात कर रहे थे कि ये जब यूपी का चुनाव हुआ था तो ऐसा नहीं है कि ये लोग उस समय आरएलडी के हो गए, उस समय भी एक जाट जैसे कहते हैं मोनोलिथ एक तरफ नहीं गया। जो एक दिल्ली में बैठ के जर्नलिस्ट की परसेप्शन थी कि पूरा वेस्टर्न यूपी गठबंधन स्वीप कर जाएगा क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, वो थोड़ी एग्जैजरेटेड थी। करेक्ट। क्योंकि आपको थोड़ा सा दिल्ली से दूर आना था ये समझने के लिए कि एक सेग्रीगेशन था उस समय। एक हिस्सा नाराज था और एक हिस्सा इतना नाराज नहीं था। इसमें एक और बात इंटरेस्टिंग संकेत ये है कि जाटों में भी पुरुष वर्सेस महिला, कितनी नाराजगी किसान आंदोलन की पुरुषों में थी वर्सेस कितनी महिलाओं में थी, ये भी एक पर्सपेक्टिव था जिसको शायद अच्छे से नहीं समझा। दर्शकों को ये भी बता दें कि मथुरा में अगर आप जाट डेमोग्राफी देखें तो मथुरा में करीब 29%
और रहते हैं। मतलब ये दो जो अगर हम, क्योंकि देखिए जाति वाइज आंकड़े हैं नहीं, जो भी एस्टिमेट्स हैं हम वो बता रहे हैं तोमर साहब भी आ गए। कि बागपत मथुरा यहाँ पे 25 से 30% के बीच संख्या होगी। बाकी जो आसपास के ज़िले हैं उसमें से अलीगढ़ में 20-25% की है, मुजफ्फरनगर भी 20-25% है, बट बागपत और मथुरा सबसे हाईएस्ट अगर हम कंसंट्रेशन देखें जाट की, वो यहाँ है। इंटरेस्टिंग बात ये है, पूरे यूपी में जाट संख्या केवल 2-3% है, लेकिन इस इलाके में कंसंट्रेशन है, इस वजह से वो स्विंग कर जाते हैं कुछ एरियाज। तोमर साहब हैं, आप बाजना के ही हैं, तो थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो इलाका है इसका वोटिंग पैटर्न किस तरीके का रहा है, और इस बार 2024 से पहले लोगों के मन में क्या है? यहाँ जो इलाका है और जिस जगह हम बैठे हैं, ये ज़्यादातर जाट बाहुल इलाका तो है, आरएलडी समर्थित यहाँ लोग ज़्यादा हैं। यहाँ सत्ता किसकी है इस चीज़ से फ़र्क कम रखता है। आरएलडी कहाँ जा रही है उससे फ़र्क पड़ता है? इस बार फर्क पड़ेगा, क्योंकि आरएलडी और बीजेपी का गठजोड़ हो गया है। तो वैसे भी यहाँ के जो लोग हैं बीजेपी को सपोर्ट इतना नहीं करते हैं, फिर भी जब आरएलडी और उनका दोनों का गठजोड़ हुआ है तो इस बार वोट प्रतिशत बढ़ने के आसार हैं। एक बात तो मुझे बताइए कि 22 में लेकिन ये सीट बीजेपी ने निकाली थी, फिर जबकि आप कह रहे हैं कि ज़्यादा समर्थक यहाँ आरएलडी के हैं, तो वो क्या फैक्टर था कि बीजेपी ये सीट निकाल पाई थी? फिर इसमें कहीं ना कहीं ये हुआ है, पहले यहाँ से आरएलडी के प्रत्याशी को वी फॉर्म दिया गया, उसके बाद उनका समाजवादी प्रत्याशी को कैंडिडेट बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक थे योगेश नौभार जी के, वो उन्होंने चाहिए था लोकल प्रत्याशी। तो बीजेपी का जो है कैंडिडेट लोकल प्रत्याशी था, तो उन्होंने उसको जो प्रत्याशी उन्होंने लोगों के क्षेत्र में था वो बाहर के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, तो उन्हें वोट न देके उन्होंने बोला ये घर का है, अपने गांव का है, तो वोट शेयर इधर हो गया। और ये माट की सीट है, इसको आप जो बता रहे हैं। और माट की सीट में अगर मैं बताऊं, राजेश चौधरी जी यहाँ से अभी एमएलए हैं, सपा से यहाँ संजय लाथर जी लड़े थे, और बसपा से श्याम सुंदर शर्मा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दूसरे नंबर पे यहाँ सपा नहीं बसपा आई थी, तो इसके पीछे की क्या गणित है। और अगर हम, ये भी इंटरेस्टिंग है कि भाजपा का जो वोट है वो इस सीट पर, माट की सीट पर 84,000 था तकरीबन, बसपा का 75,000 तकरीबन, और सपा का 60,000। इसका मतलब कि एंटी बीजेपी वोट ज़्यादा था लेकिन वो बिखर गया। क्या ये बात सही है? ये बात सही है, एंटी बीजेपी वोट जो है वो बिखर गया। और बीजेपी प्रत्याशी जीतने का मुख्य कारण ये भी रहा कि पहले रालोद प्रत्याशी को घोषित करना, उसके बाद उनका नॉमिनेशन दाखिल होना, नॉमिनेशन होने के बाद उनका पर्चा कैंसिल कराना, ये भी एक फैक्ट था। लोग चाह रहे थे कि प्रत्याशी हमारे बीच का हो, लोकल हो, फिर उन्होंने सपा को समर्थन न करके इनको बीजेपी प्रत्याशी। तो मैं इसमें क्लैरिफाई कर दूं संकेत कि अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो 2022 के विधानसभा के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। 2019 में एकदम स्थिति बिल्कुल अलग होगी, बट ये एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है समझने का कि हालांकि बीजेपी जीती ये सीट, लेकिन एंटी बीजेपी वोट ज़्यादा था, बट वो स्प्लिट हो गया सपा और बसपा के बीच। तो ये अहम एक रेखा खींचेंगे हम कि विधानसभा का रिजल्ट लोकसभा में ट्रांसलेट नहीं होता और वाइस वर्सा, लेकिन एक अच्छा इंडिकेटर है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? योगेश पहलवान। आप इसी गांव के हैं? हाँ जी। हाँ, आइए ना, आगे आइए। हाँ, इसी गांव के हैं जी। हाँ, तो ये जो 2024 का चुनाव है, इसमें क्योंकि मथुरा के बारे में ये कहा जाता है कि वो धार्मिक केंद्र होने के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बहुल क्षेत्र वो ये मथुरा ही है। ऐसे में जो जाट वोटर है उसके मन में क्या है, वो ख़ास तौर से तब जब आरएलडी के जयंत चौधरी अब बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुके हैं और एनडीए की पार्टी हो गए, आपको क्या लगता है? कुछ ना जी, जब जयंत चौधरी और योगेश नौबार जी चले गए तो सब आरएलडी का ही है। हाँ, बीजेपी की तरफ जाएगा, जाट कहाँ जाएगा? जब आरएलडी की तरफ था, अब पैक्ट हो गया है, अब बीजेपी की तरफ है। नहीं तो आपके बोलने से तो ऐसे लगता है ऐसे कि अब और कोई मजबूरी है, अब और कहाँ जाएं, वहीं जाएं। मजबूरी क्या, गठबंधन हो गया, मजबूरी थोड़ी है। हाँ, अब इसमें क्या है? हाँ, अब जाना तो जयंत के साथ है, हाँ, जयंत चौधरी साहब के ही साथ है। योगेश नौबार यहाँ से एमएलसी बना दिए हैं उन्होंने, हाँ, तो अब सब चीज़ सही है। हाँ, बीजेपी के साथ जाएगा जाट। हाँ।
इसमें मैं एक बिल्कुल। बात, हाँ इसमें एक बात जोड़ दूं, 2019 में यहाँ से, क्योंकि रालोद गठबंधन में लड़ी थी, तो रालोद का ही प्रत्याशी था गठबंधन की तरफ से, तो वो तकरीबन 3 लाख वोट से वो हारे थे। 2014 में जयंत जी स्वयं यहाँ से लड़े थे मथुरा से, और वे भी हारे थे, और दोनों बार हेमा मालिनी जीतकर यहाँ से सांसद बनी थी। तो 2 बार से रालोद यहाँ पे अपनी किस्मत आजमा रही है, लेकिन जीत नहीं पा रही। फर्क ये है, 14 में रालोद, सपा, बसपा सब अलग अलग लड़े थे, बट फिर भी अगर आप उनका वोट सारा जोड़ दें, फिर भी सब भाजपा का ज़्यादा आया था। जब 19 में सब जुड़ के लड़े, तब भी तकरीबन 3 लाख के गैप से बीजेपी आगे निकल गई और रालोद नंबर 2 पे रही। लेकिन अब जो ये बात आ रही है सामने कि इस बार तो कोतवाल भी हमारे साथ और कमिश्नरी भी हमारे साथ, तो एक ही तरफ मामला जाएगा। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। अब किससे मुकाबला होगा? दूसरे नंबर पे भी लोकदली रहती, उनके ही साथ है। हाँ। तो अब किससे मुकाबला होगा? हाँ। अब तो दोनों एक तरफ हैं, तो एक तरफा जीतेगी। जैसे कि ये विधानसभा की बात कर रहे थे अभी कार्तिकेय, और इनका ये कहना था कि यहाँ बसपा जो है वो सेकंड नंबर पर थी हाँ, विधानसभा। श्याम सुंदर शर्मा जी मार्च सीट से जब बीजेपी से चुनाव हुआ में 2022 में, हाँ, जब अभी जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो बसपा ने ठीक ठाक यहाँ वोट पोलिंग किया था। जब यहाँ से 8 बार के विधायक थे, वो हार गए, तो ये पकड़ ना रही। हाँ। मजबूत थी उनकी पकड़ जब विधायक थे वो। जी जी। अब वो हार चुके हैं, अब उनकी इतनी पकड़ ना। ये आप किसकी बात कर रहे हैं? श्याम सुंदर हाँ जी। अच्छा, बसपा की। हाँ। तो बसपा का इतना वो नहीं है, और वो मायावती जी भी जोर न लगा रही। मायावती जी भी चाह रही है कि हेमा मालिनी जीते। हाँ। मायावती चाह रही है हेमा मालिनी जीते। हाँ, क्योंकि फाइट ही नहीं मारी उन्होंने। हाँ जी, ये हमारे गांव के प्रधान ही। नमस्कार प्रधान। नमस्कार। मैं उधर आ जाता हूँ आपके पास, इधर आ जाओ, बस यहाँ बैठ जाता हूँ। प्रधान साहब आपका नाम बता दें। सुभाष चंद्र, हवलदार सुभाष चंद्र। अच्छा, सुभाष चंद्र जी। मैं इसमें एक बात जोड़ दूं कि प्रधान साहब हैं ये, प्रधान जो होता है वो हमारे देश का जो ढांचा है डेमोक्रेटिक, प्रधान उनकी नींव है। हम लोग दिल्ली के जब स्टूडियोज में बात करते हैं तो हमारा फोकस रहता है केंद्र के चुनाव पे, असेंबली के चुनाव पर, लेकिन जो गांव से जो नींव रखी गई है हमारी डेमोक्रेसी की, वो यहाँ से शुरू होती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अहम पद है जिस पर और चर्चा होनी चाहिए हमारे डिस्कोर्स। बिल्कुल, और वो होती नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। सुभाष जी अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चा कर रहे थे, और भाई साहब का तो ये कहना है कि नंबर 1 और नंबर 2 जो हैं वो अब जब एक साथ आ गए, आरएलडी भाजपा आ गए, तो अब तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो अब तो जीत एक तरफा होगी यहाँ से गठबंधन की, एनडीए की। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहता हूं, जो हमारे गांव में हमारी गांव की समस्याओं को सुनने के लिए आए, और आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। और जो ये राजनीतिक ये है आरएलडी और बीजेपी, हमारा जो बीजेपी का, मैं पहले से बीजेपी का हूं, और हमारा जो क्षेत्र है पहले से आरएलडी का है, तो आरएलडी और बीजेपी एक हो गए। तो अभी हमारे मुकाबले में कोई भी आने वाला नहीं है, चाहे कोई भी दल हो, चाहे सपा हो या बसपा हो, कोई भी दल हो, इन 2 पार्टियों के अलावा हमारे क्षेत्र में किसी का भी वजूद नहीं है। और अभी हेमा मालिनी जो अब की बार है, उसको बहुत प्रचंड बहुमत से जीत मिलेगी, और पूरे बृहद क्षेत्र में ही प्रचंड बहुमत से जीतेगा। लेकिन मुझे ये बताइए सुभाष जी कि अगर इतना ही मजबूत होती बीजेपी, तो फिर ये गठबंधन करने की ज़रूरत क्या पड़ी? और वो भी तब जब 2014 में, 2019 में बहुत ही मजबूती से यहाँ पर बीजेपी ने अपनी सीट निकाली, उसके बाद भी गठबंधन के साथ अब ये बात हो रही है कि अब तो कोई और है ही नहीं। कायदे में तो ये भी अपने आप ही अकेले ही लड़ना चाहिए था। ऐसा है ना, गठबंधन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? गठबंधन एक ये जो आरएलडी और ये बीजेपी, ये गठबंधन की ज़रूरत ये पड़ी कि इसमें जो ज़्यादातर लोग हैं बीजेपी को चाहते हैं, मगर आरएलडी को चुनाव लड़ता है तो उसको फिर आरएलडी को ही वोट देने की सपोर्ट करते हैं कि ये हमारा है। एक अपनत्व की भावना आ जाती है, और उसमें पार्टी की भावना आ जाती है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, इससे हमारे देश का भला होगा, तो उसमें पार्टी की भावना आ जाती है। देश तो हो गया सुभाष जी, लेकिन गांव का की भलाई, क्योंकि आपने बोला गांव के मुद्दे सुनने आए, मुझे आप ये बताइए 2014, 2019 और अब इस चुनाव में जो सांसद थे यहाँ से, या जिन लोगों ने यहाँ पर
से चुनाव जीता, उन्होंने क्या भला किया है गांव का? गांव का तो आपकी गांव की तकलीफों को सुना गया है, उसको एड्रेस किया गया है? वो तो गांव की तकलीफ़ों को तो उस तरीक़ा से नहीं सुना गया, ज़्यादा से ज़्यादा शहर की तकलीफ़ों को सुना गया है। गांव की तकलीफ़ों को तो हमारे यहाँ विधायक जी जो हैं अभी मौजूदा राजेश चौधरी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह सुना है। कहीं भी कोई भी रोड ऐसा नहीं छोड़ा है कि जिसमें जैसे दिल्ली में चलते थे ऐसे ही आज की तारीख में गांव में चल रहे हैं। इसमें आप एक चीज़ नोटिस करिए जो प्रधान जी ने कहा, और यही हम बात फिर बोलेंगे। प्रधान जी को आपने जब कहा कि भाजपा क्यों, तो उन्होंने देश का रेफरेंस दिया। आपने जब कहा लोकल मुद्दे, उन्होंने विधायक का रेफरेंस दिया। इसका बहुत अहम इम्प्लीकेशन है कि ज़मीन पर लोग छोटे रोज़मर्रा के मुद्दों के लिए विधायक स्तर पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है राष्ट्रहित की, तो वो एक बड़ी नेशनल पार्टी के बारे में बात करते हैं जो उनके हित में, उन्हें उनके हिसाब से काम कर रही। तो वोटर की साइकोलॉजी को समझें, इसीलिए हमको ये भेद करना आता है कि ये राष्ट्रीय चुनाव है, ये राज्य का चुनाव है, ये पंचायत का चुनाव है। आपको लगता है ये लोग समझते हैं? नहीं, ये लोग अच्छी तरह समझते हैं। पहले नंबर तो जो गांव का चुनाव होता है उसको गांव का जो प्रतिनिधि चुनते हैं वो ऐसा चुनते हैं कि जो गांव का भला करे। उसके बाद में जो विधानसभा का प्रतिनिधि होता है, ब्लॉक का प्रतिनिधि होता है, उसको सोचते हैं कि ब्लॉक का भला करे, फिर विधानसभा का। अब जो हमारे ज़िले का होता है वो ज़िले लेवल पर ऐसा होता है कि वो राष्ट्र लेवल का पहुँच जाता है, वो राष्ट्र लेवल पर पहुंच जाता है, पूरे देश लेवल पर पहुंच जाता है। तो जो ऊपर चुनते हैं उसको देश लेवल पर ही मानते हैं। यहाँ के लिए तो ये जनता ने, आम जनता ने चुन रखे हैं, प्रधान चुन रखा है, ब्लॉक प्रमुख चुन रखा है, विधानसभा में चुन रखा है, ये भले के लिए चुन रखे हैं। ये अपने गांव की भाषा को विधानसभा में बोलते हैं। हमारे विधायक जी बोलते हैं, हर बार जितनी बार भी विधानसभा में बैठते हैं बोलते हैं, ग्रामीण उसको बोलते हैं। कोई भी आज हम समस्या रखें तो उसको जाके विधानसभा में बोलते हैं कि मेरे फलाने उस क्षेत्र में ये समस्या है, इसको होना चाहिए। वो ये नहीं कहते होना चाहिए, बिल्कुल खड़े होकर बोलते हैं। और अब एक की जगह दो विधायक हो गए हमारे क्षेत्र में। भाई योगेश नौबार जी विधायक हो गए एमएलसी, तो अभी तो हमारे क्षेत्र का जो मान लो कि ऐसे मान लो भले का कोई कमी नहीं रही है, हर तरह से चारों तरफ से एक ही चीज़ हो गई है, चाहे बीजेपी हो चाहे आरएलडी हो, भला ही भला करना है। मैं उनसे बात करता हूँ, विधायक जी के साथ रहता हूँ ज़्यादातर, कल भी उनके साथ था, आज भी उनके साथ अभी जा रहा हूँ मैं तो, और परसों उनके योगेश जी के साथ था। तो यूँ कहते हैं अब तो भाई हम 2 1 और 11 हो गए हैं, तो हमें 1 और 11 हो तो इसमें कि देश में बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। यूपी उनमें से एक ऐसा राज्य है। इसके और उदाहरण बिहार ले लीजिए आप, तेलंगाना ले लीजिए, महाराष्ट्र भी, ऐसे बहुत कम राज्य हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा उनमें से है जहां पे विधानसभा भी है, विधान परिषद भी। तो जो पंचायत, जो मुखिया जी कह रहे हैं, जैसे नेशनल लेवल पर होता है लोकसभा और राज्यसभा, बिल्कुल उसी तरीके से ये हर स्टेट में नहीं है। ये अहम है दर्शकों के लिए। तो जो सर कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि अब इस इलाके से जो एमएलए हैं और जो एमएलसी हैं वो दोनों एक ही पाले, क्योंकि एक बीजेपी के हैं और एक रालोद के हो गए। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि यहाँ पर डबल इंजन एमएलए का सिस्टम चल रहा है। डबल इंजन हो गया। चुनाव में कितने इंजन लगेंगे और गाड़ी कितनी कस के खींचेगी, ये आगे देखा जाएगा। यानी कि आपके हिसाब से यहाँ पर गणित ये है, ये नहीं है कि जीतेंगे, ये है कि कितने मार्जिन से जीत जाएंगे। मार्जिन तो ये समझ लो कि एक तरफ होगा 20% और एक तरफ होगा 80%। ये संकेत कांग्रेस की सीट है इस बार मथुरा। हाँ, ये भी एक बात अहम है। मतलब गठबंधन की तरफ से कांग्रेस की सीट है, उसके बारे में क्या कहना है आपको? ये कांग्रेस की सीट है। कांग्रेस का तो यहाँ कोई जनाधार है नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र में कोई भी जनाधार नहीं है कांग्रेस का। थोड़ा बहुत होता है तो मायावती जी का होता है, चूँकि जो वोटर उनका है, पर वो भी वोटर अब डगमगा रहा है, वही सोच रहा है कि हम किस लिए हार में जाएं, हम भी जीत की तरफ चलेंगे। हम भी योगी जी के, जो योगी जी उनको इतनी योजनाओं का फायदा दे रहे हैं, तो वो जनता भी करेगी हम योगी जी के, मायावती के क्यों साथ जाएंगे, योगी जी के साथ जाएंगे। हम बातचीत करते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि हम तो मकान दे रहे हैं तो योगी जी दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं तो योगी जी दे रहे हैं, हम क्यों जाएंगे इसके पास जो हाथी बनाए और जातिवाद की राजनीति फैलाए, हम नहीं जाएंगे उसके पास। बोल, हम तो जो हमें दे रहा है, सुविधा दे रहा है, हम उसके साथ जाएंगे। मुझे एक सवाल पूछना है यहाँ पे प्रधान जी से भी और बाकी जो लोग बैठे हैं, कि एक धारणा है जाट, ये किसान आंदोलन के बाद और जो ये पहलवानों का प्रोटेस्ट हुआ, कि भाजपा और जाटों के बीच में समन्वय नहीं है। तो क्या ये बात सही है या ये बात मीडिया की क्रिएशन है आपके हिसाब से? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
ऐसी कोई बात नहीं है, भाजपा के मतलब विरुद्ध में नहीं है जो किसान है, ऐसी बात नहीं है। थोड़े घने लोग हैं जो विपक्ष में जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कि आप कह रहे हो कि पहलवान और किसानों की बात, वो एक अलग बात थी, उसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पहलवानों की बात थी। लेकिन अब जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने या भाजपा सरकार ने माननीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है, तब से किसानी और जाट बरादरी के लोगों का रुख भाजपा की तरफ है। उसके बावजूद भी माननीय जयंत चौधरी जी ने भाजपा से गठबंधन किया है और उन्हें सम्मानित भी किया है। राज्यसभा सांसद वो खुद हैं, उनके लिए एक मंत्री भी दिया है, एमएलसी भी दिया है। सीट वाकई में 2 मिली हैं, लेकिन ऐसा कोई विचार नहीं है। जहां हमें समाजवादी पार्टी 7 सीट दे रही थी, तो 7 में वो 4 पे अपना प्रत्याशी लड़ाना चाह रही थी, और 3 का भी ये हमें ये नहीं पता था कि हम 3 जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। तो इससे हमें ये पूर्ण भरोसा तो है कि हमें 2 सीट मिली हैं, तो हम 2 सीट जीतेंगे। किसान और जाट बरादरी सब अब सरकार के साथ है और किसानों का भला भी किया है। अभी घोषणा हुई है विद्युत की, जो किसानों की जो ट्यूबवेल का बिल माफ़ किया है और फ्री की वो चली है। और किसान को क्या चाहिए, किसान तो सुविधा के लिए है, वो सुविधा तत्पर है। तो भाजपा के साथ मैं इसमें संकेत एक फैक्ट और 2 सवाल जोड़ना चाहूँगा। जो 2 सीटें ये कह रहे हैं आरएलडी अब लड़ेगी एनडीए में, वो बागपत और बिजनौर की सीटें हैं। 2 बातें मुझे ये पूछनी है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का क्या परसेप्शन है, और दूसरा ये समझना है कि जाट वोटर को एक तरीके से एक तरह का वोटर मान लिया जाता है, तो ऐसा भी क्या सत्य है कि जो मथुरा का जो जाट समाज है और जो बागपत का जाट समाज है या मुजफ्फरनगर का जाट समाज है, वो अलग तरीके से वोट करते हैं? ना, हमारे यहाँ तो ऐसा है कि लोकदल का क्षेत्र है, हम तो जयंत चौधरी के पीछे रहते हैं। जहाँ जयंत चौधरी जाएंगे वहीं हम जाएंगे, है ना। तो ये जाट हैं जो हमारी पूरी मथुरा जिले के हैं, जयंत चौधरी के ऊपर हैं। जहाँ जयंत चौधरी मुड़ जाएंगे उधर ही ये सब मुड़ जाएंगे। और सपा का परसेप्शन क्या है यहाँ पे? सपा का कोई ऐसा यहाँ पर परसेप्शन नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ तो जो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है मायावती जी का पड़ता है। तो उनका अब ये जो मोदी जी हैं, इन्होंने ऐसी योजना चला रखी हैं कि वो भी बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। ये क्या योजना है? अब योजना तो क्या योजना चला रखी? एक तो सबसे हम गांव के प्रतिनिधि, हमको पता है कि जो पैसा आता है ना किसी भी योजना का है तो सीधा खाते में जाता है। 2 रुपये उनका खर्च नहीं होना है, खर्च होना तो वो प्रतिनिधि का होगा, भागेगा। अगर किसी का मकान आया तो प्रतिनिधि भागेगा कि भाई उसका मकान है, कट नहीं जाए, किसी भी प्रकार में उसके खाते में उसके बनना चाहिए। तो बनना चाहिए तो उसके खाते में पैसा जाता है, उसके खाते से कोई भी 1 रुपया नहीं ले सकता है। पहले क्या था कि वो आता था अदर, उससे आता था। जैसे अभी स्कॉलरशिप आ रही है स्कूलों की, तो वो सीधे बच्चे के खाते में जाती है। हम साइन करते हैं तो बच्चे के खाते में जाती है, उसके पिताजी निकाल सकते हैं पैसे का, किताबों का, जितना पैसा है। इससे बहुत ही जो गरीब जनता है उसका बेनिफिट हो रहा है। पहले क्या होता था कि मास्टर लेते थे, उसमें से 100 रुपये आए, 100 में से उसके पास में मुश्किल से 30 रुपये पहुँचते थे, 70 रुपये को बीच में खा जाते थे। अभी 100 आए तो 100 रुपये भी उसके ही खाते में जाएंगे जिसके खाते में आए हैं, उसका कोई भी ये नहीं है कि इधर उधर हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है कि मतलब यहाँ बात करके कार्तिकेय ऐसे लगता है ऐसे कंपटीशन ही किल कर दिया आपने, या कंपटीशन ही ख़त्म कर दिया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि अगर जीत होती है, जैसे कि आप लोगों से बात करके लग रहा है कि ये तय है जीत, तो वो कितने मार्जिन से होती है? यूजुअली संकेत क्या होता है, जब नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी साथ में आ जाते हैं तो एक डर रहता है कि नंबर 3 की पार्टी नंबर 2 का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी या वो बड़ी हो जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि जो चुनौती आनी चाहिए विपक्ष से वो नहीं आ रही। सीरियस इतनी नहीं है कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो उनकी तरफ जाए। तो या तो वो घर बैठ जाएंगे वो वोटर, और या वो उस तरफ चले जाएंगे। ये परसेप्शन समझ में आ रहा है। बाकी हम और जगह भी जाएंगे तो उसको कोलेट करेंगे, बट जो हमारा ये स्टॉप है यहाँ पे ये समझ में आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका
हमें समय देने के लिए थैंक यू। सबसे पहले तो हमारा आपको ही धन्यवाद कहते हैं कि हमारी ऐसी यह ब्रजभूमि पर आप जैसों के चरण पड़े हैं, आप जैसे महान बुद्धिजीवियों को, कि हम तो इसके लिए कृतार्थ हैं, आभार प्रकट करते हैं आपका। बहुत बहुत कहाँ दर्शन होते हैं ऐसे बुद्धिजीवियों के, चैनल पर ही देखते हैं, न्यूज़ चैनल पर ही। थैंक यू। तो सबसे ज़्यादा आपको हमारा सौभाग्य था कि आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू अल्लाह साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, धन्यवाद। आपके चैनल को, पूरी ग्राम पंचायत पारसोल की तरफ से जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।